स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 से। ठीक है, बायोलॉजी पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स देखेंगे। तो 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सिलेबस कम हुआ है 40% लेस हुआ है, सिलेबस बचा है 60%। तो जो बच गया है, जो पढ़ना है, बस उसी को अभी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2021 का एग्ज़ाम बीत जाए, उसके बाद फिर से जो छूटा हुआ रहेगा उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आगे तक खैर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अभी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कम किया गया है 2021 का एग्ज़ाम के लिए। तो 2021 में जो आएगा, जो रखा गया है पढ़ने के लिए, वही सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी सब अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आज बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 पूरा पढ़ना है, उसके बाद 7 नहीं पढ़ना है, फिर 8 पढ़ना है। ठीक है, तो जो पढ़ना है वही कराएंगे। तो अब समय देखिए, एग्ज़ाम जो है फरवरी में होता था हमेशा, लेकिन फरवरी में ना हो करके मार्च का लास्ट या अप्रैल में होगा। तभी मान के चलिए दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है, यानी 3 महीना पूरी है, और इधर थोड़ा बहुत इधर उधर है, लगभग 4 महीना। यानी कि अगर 3 महीना भी मान के चले तो 3 महीना एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत काफ़ी है। सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चाहे अच्छे से क्लास करें तो मैथ और साइंस का खास करके हम कंप्लीट करा देंगे। मैथ और साइंस, मैथ में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल वीडियो नहीं दे पाए थे, और आज भी मैथ का नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। फिर कल से रेगुलर साइंस मैथ का वीडियो मिलेगा, और साइंस का कभी ऐसे ही एक आध दिन गैप होके मिलेगा, लेकिन मैथ का कोशिश करेंगे रेगुलर देने का, कहा कि मैथ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए आज बायोलॉजी देखते हैं। तो चैप्टर पूरा समझा देंगे, नोट्स कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ डाउनलोड करने नहीं सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी ऐड अगर नहीं हो तो आप ऐड हो जाए, उसमें हम नोट्स भेज चुके हैं, और जो पढ़ाएंगे उस तरह से वहाँ पे नोट्स भेजते जाएंगे, या कोई वहाँ पे डाउट भी रहेगा तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पे मैसेज करें। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत दिनों से कह रहे थे बनाइए, लेकिन नहीं बना रहे थे। कारण था कि एक बार जैसे बनाए थे, अब उसमें क्या हुआ था कि लड़का और लड़की सब ऐड हो गए थे। हम भी उतना नहीं सोच नहीं सके, एजुकेशन चैनल है तो हम सोचे कोई गलत यूज तो नहीं करेगा। अब वहाँ का लड़का लोग का हद हो गया, जहाँ देख रहा था लड़की का प्रोफाइल पिक्चर, बस उसका नंबर निकाल के मैसेज करना चालू कर दिया, तो कॉल करना चालू कर दिया। अब कॉल में कॉल आने लगा लड़कियों का कि सर परेशान कर रहा है लड़का लोग। तो मतलब हद है यार, मतलब लड़का लोग का क्या ऐसे ही बदनाम है पूरा लड़का। मतलब लड़की देखा ना कि बस उस पर टूट पड़ो। वो भी अभी स्कूल के समय में पढ़ाते क्या है, 6 to 10 पढ़ाते हैं, यानी बस स्कूल के ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। अब ये स्टूडेंट होकर के, वो भी स्कूल का स्टूडेंट, ऐसा करिएगा तो फिर क्या आप लाइफ में क्या कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ों में से अभी दूर रहे। तो वही चलते, वही डर से हम ग्रुप नहीं बना रहे थे। तो लेकिन फिर ज़रूरत के हिसाब से 10 क्लास का भी बना दिए हैं, क्लास 10 का। तो अगर ऐड होना चाहते तो मैसेज करके नाम और जिला लिख के ना मैसेज करिएगा, ऐड कर देंगे। और लड़कियों का अलग से ग्रुप बनाएंगे, तो अगर गर्ल्स भी है तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, उनका अलग ग्रुप बना देंगे, है ना। और कम रहे तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो डाउट हो इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे ना, एक बार चिढ़क गए हैं एक बार, इसीलिए लड़की लोग को अलग से ग्रुप बना देंगे, है कि लड़का लोग बड़ा बदमाश होता है ना। तो वैसा नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन ग्रुप था, एजुकेशन ग्रुप जैसा चलना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, कितना को समझाइएगा। सब लड़का नहीं हो ऐसा, लेकिन 2-4 है तो सब बदनाम उसी के चलते, पूरा बंद करना पड़ेगी। तो फिलहाल चलिए, छोड़िए, हटाइए वो सब, देखते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ध्यान से देखिए, कोशिश करेंगे पूरा बेहतरीन अंदाज में समझाने का। ऐसे भी बायोलॉजी है वैसे मैथ का टीचर, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स यानी साइंस भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कूल में जब शुरू से हम साइंस ही पढ़ा रहे हैं। मैथ का टीचर, मैथ मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन
शुरू से जहाँ भी जो भी स्कूल गए, 2 स्कूल गए, दोनों में हमको साइंस सब्जेक्ट ही मिला, तो इसलिए साइंस का भी ये हो गया, है ना। तो चलिए, अच्छा मैथ तो अपना है ही, उसके साथ साथ साइंस भी हो जा रहा है। तो लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम समझते हैं क्या होता है। देखिए जय प्रक्रम, लाइफ तो समझ में आ रहा है, जीवन। तो जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, तो जीवन यानी जीने के लिए, कोई भी सजीव है उसको जिंदा रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, वही सारा प्रक्रिया को जय प्रक्रम कहते हैं। जो भी सजीव है ना, कोई भी सजीव जिसमें जान है, तो जिसमें जान है उसमें कुछ ना कुछ उसके शरीर में क्रिया हो रहा है जिसके कारण वो जीवित है। जब वो क्रिया बंद हो जाए तो वो जीवित नहीं कहलाएगा, वो मृत हो जाएगा, है ना। जैसे सांस ले रहे हैं, तो सांस एक प्रक्रिया हुआ, श्वसन प्रक्रिया। सांस लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आज सांस नहीं लेंगे चलो कल से सांस लेंगे, तो गए हैं ना। तो सांस लेना यानी उसको श्वसन कहेंगे। खाना खाते हैं, पोषण। उसी तरह ब्लड सर्कुलेशन, पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो भी जरूरी है, तो वहन में आता है। उसके बाद जो खाना उन्हें खाए तो उसमें जो हानिकारक पदार्थ बच गया, जो पच गया, वो तो ठीक है, वो काम आ गया शरीर के लिए, लेकिन जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालना यानी उत्सर्जन। तो ये 4 चीज मेन शरीर के अंदर होता है। कौन कौन सा चीज, देखिए, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, और एक होता है उत्सर्जन। ठीक है, ये 4 चीज कोई भी सजीव में होता है। तो ये मेजर चीज है, यानी कि ये जरूरी चीज है। ये 4 चीज लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ये सारा चीज जरूरी है ना। तो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? अब ऐसा नहीं कहिए कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है ना, तो गाना उन्हें नहीं जाना है। जिंदा रहने के लिए बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन ये जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है, तो वो जरूरी नहीं है। किसी का मुलाकात होने से मर थोड़ी जाइएगा, वो सब खाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। तो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये 4 चीज जरूरी है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज अगर शरीर के अंदर ना हो तो फिर दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि आपका लाइफ ही खत्म हो सकता है। ठीक है, तो यही चारों चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बायोलॉजी का 10 क्लास में हमको लगता है सबसे लंबा चैप्टर यही है, क्योंकि इसमें पूरा लगभग पूरा बायोलॉजी में जो जूलॉजी होता है लगभग पूरा जूलॉजी इसमें भर दिया है ना। उसके बाद और 2 चैप्टर है, एक जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन है, और एक अनुवांशिक। तो वो 2 चैप्टर है, और ज़्यादातर बायोलॉजी को मतलब शरीर का जो भी पढ़ना है वो सब इसी में है। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 3-4 पार्ट में वीडियो बनेगा, टेंशन नहीं लेना, बेहतर है समझाते चलेंगे। आज पोषण कोशिश करेंगे खत्म करने का। पोषण ऐसे पूरा नहीं खत्म होगा, पोषण में ही पढ़ना है, पाचन में, है ना। पाचन, अमीबा में पाचन स्पेशल पढ़ना है, मानव में पाचन पढ़ना है। ठीक है, तो ये पाचन स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा, पाचन बहुत डिटेल समझाना पड़ेगा। तो पोषण का समझिए 2 पार्ट बन जाएगा, श्वसन एक पार्ट में हो जाएगा, श्वसन और वहन हो सकता है ऐसे। श्वसन एक और वहन 2 देखेंगे, एक पार्ट में कोशिश करेंगे, मतलब 4-5 पार्ट बनेगा ना। जितना भी पार्ट बने कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे अच्छे समझाने का। ऐसे ऊपर खाली पढ़ाना चाहते तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। अगर जैसा स्कूल सब में होता है, किताब को खाली पढ़ते चलो एडजस्ट हो गए, थोड़ा बहुत समझाते चलो, तो वैसा हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करेंगे, पूरा ब्रीफली समझाएंगे, है ना। एकदम बायोलॉजी पढ़िए, अगर डॉक्टर को माफिक समझाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़ा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पोषण देखेंगे अभी। ठीक है, लाइफ प्रोसेस समझ में आया, जिंदगी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। जिंदा रहने के लिए किसी का मुलाकात जरूरी नहीं है, ये 4 चीज जरूरी है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। तो अगर लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम का डिफिनेशन आ जावे, डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, तो क्या कहेंगे? वह सभी प्रक्रम या वह सभी प्रक्रिया जो किसी सजीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी उसको रखता है, यानी उसको सुरक्षित रखता है। कोई भी सजीव के शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब पोषण देखते हैं,
स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हो सके तो ऐसे नोट्स दे देंगे। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम है नोट्स में कि नोट्स हम अपने से नहीं बनाए, क्या है कि अभी अभी तो ऑनलाइन आए हैं लॉकडाउन में, तो पहले से पूरा नहीं था कि हमको ऑनलाइन, तो उसके लिए ये करते, लेकिन अपने से नोट नहीं बनाए हैं, कहीं से जुगाड़ किए हैं। तो थोड़ा सा उसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं के ज़रूरत से ज़्यादा लिखा हुआ है, कहीं कम है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि अगर कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे समझ तो उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और अपने से भी नोट्स, अब देखिए इधर तो 6 to 10 का जीमा ले लिए है, तो उतना क्लास देने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये सब ये होने के बाद फिर वो अपना नोट्स, मैथ और साइंस सबका नोट्स उस बनाएंगे अपने तरीके से, और कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से फिर आगे आपका क्लास ले सके। काहे कि मेट्रिकल लिख के तो सब कुछ होने जाएगा। कंपटीशन का भी एक चैनल है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। डिस चैनल एक है, मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, ये सब के लिए एक बनाए हैं। ऐसे उसमें अभी ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं, कुछ क्लास 15-16 वीडियो मैथ और रीजनिंग का डाले हैं। तो रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं बहुत बढ़िया से ना। तो मैथ और रीजनिंग वहाँ स्टार्ट किए थे, लेकिन इधर से ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। इधर कंप्लीट हो जाए जनवरी फरवरी मार्च तक ये सेशन, मतलब उसके बाद उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसमें अगर आपको मैथ सीखना हो, अभी एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है, मैट्रिक का, अगर मैथ सीखना हो, साइंस सीखना हो, रीजनिंग, ये सब आगे के लिए शुरू से एकदम बेसिक 0 लेवल से पूरा मैथ सीखना हो, आगे कुछ करने के, अगर आप पढ़ के कुछ करना चाहते तो सीखना जरूरी है। तो 0 से लेवल से अगर मैथ को पूरा सीखना चाहते तो वो चैनल में जुड़े रहिएगा। वहाँ पे आपको 0 लेवल से एकदम शुरू से आखिर तक, अभी तो पढ़ा रहे, देखिए 6 क्लास का पढ़ा रहे हैं, तो 6 क्लास में जो है उसको पढ़ा रहे हैं, 7 में तो उसको पढ़ा रहे हैं, 8 वाला 8 में पढ़ा रहे हैं, 9 वाला 9 में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत कुछ होता है जो कि भूलते जाता है, फिर नया आ जाता है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्लास में। अब उसमें क्या है कि एकदम 0 लेवल से मैथ को उठाएंगे और पूरा हाई लेवल तक मैथ पूरा पढ़ाएंगे, मतलब रेलवे, एसएससी तक जो कंपटीशन का एग्जाम है तो वहाँ तक कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे, शुरू से आखिर तक पूरा बेसिक अपना अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार। मैथ और साइंस भी जनरल, जैसे साइंस में भी यहाँ पे जय पराक्रम उठाएंगे, तो यहाँ पे जो बुक में पढ़ना वही करेंगे, क्या कि मैट्रिक एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ जो पढ़ाएंगे वहाँ एक सीखने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए कुछ नहीं होता है कि थोड़ा सा पढ़िए हो जाएगा, वहाँ पूरा जानना पड़ेगा, एकदम ओरिजिनल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से वहाँ पढ़ाएंगे एकदम बेहतर अंदाज में। तो थोड़ा सा भी वीडियो का भी क्वालिटी सही नहीं है, कैमरा उमरा उतना नहीं, लाइटिंग उतना सेट नहीं कर पाए हैं सही से, तो उस कारण भी अभी उसमें वीडियो नहीं डाल रहे हैं। यहाँ सिर्फ अभी देखिए, उसके बाद धीरे धीरे क्वालिटी भी चेंज होगा और उसमें फिर अच्छे से क्लास लेंगे। और यहाँ स्कूल का ही रहेगा, जैसे 10 तक तो अभी चल रहा है, 11, 12 इसके बाद स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे स्कूल लेवल का रहेगा और वहाँ रहेगा कंपटीशन जनरल। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप उसके साथ ऐसे बने रहें और आपको जो भी अपने अंदर है उसको कुछ पढ़ा सकें, ठीक। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बोलने की आदत नहीं, आज पहला वीडियो है इसलिए बहुत ज़्यादा बोल दिए। अब स्टार्ट करते हैं। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पोषण जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण क्या है, डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, ताकि कहा कि इस सब में एग्जाम में तो है भाई डिफिनेशन लिखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा लिखते चलेंगे कुछ का डिफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखे थे डिफिनेशन, आप बहुत सिंपल भाषा में लिख दिए हैं। पोषण ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और उसका शरीर द्वारा उपयोग पोषण कहलाता है। यानी पोषण में भोजन ग्रहण करना, यानी खाना खाए तो पचेगा, पाचन, खाना खाए उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो पच गया उसका शरीर क्या करता है, उपयोग करता है। कहाँ उपयोग करता है, तो शरीर ग्रोथ करता है, एनर्जी मिलता है ना, या कुछ काम कर पाते हो तो एनर्जी कारण है। तो वो कहाँ से मिला, तो भोजन जो किए उससे ही मिला, है ना। तो भोजन किया और जो पच गया, भोजन पच गया, वहाँ उसका जो शरीर जो है उसका उपयोग कर लेता है, जो पच गया उसका उपयोग शरीर कर लेता है। तो ये सारा प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। खाली खाना पोषण नहीं, खाएं, पचा और पच गया, उसका उपयोग भी शरीर किया, तो वो सारा चीज को मिला करके पोषण कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
तो जो पच गया उसका उपयोग तो शरीर कर लेता है, और जो नहीं पचा यानी कि जो वेस्टेज है, जो गंदगी शरीर में रह गया, जो पचा नहीं जो भोजन, तो वो बाहर निकाल देते हैं, उसको मल के रूप में उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, तो उसको उत्सर्जन में पढ़ेंगे, उत्सर्जन हो जाता है उसको, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो शरीर से जो बाहर निकल गया वो तो वेस्टेज है। जो शरीर में रह गया तो कौन चीज़ रहता है, जो पच गया, जो चीज़ पाचन हो गया, जिसको शरीर सोख लेता है, पाचन होने के बाद शरीर उसको सोख लिया और उसका फिर कार्य अलग अलग तरह से उसका उपयोग शरीर करता है। ठीक है, एनर्जी के रूप में, शरीर को ग्रोथ देने में, है ना, तो वो सब जितना भी उपयोग शरीर जो उपयोग कर रहा है पाचन करने के बाद उसको अवशोषण करके भोजन का, तो वो सारा चीज़ मिल करके पोषण कहलाता है। बात आ रही समझ में, भोजन करना, उसका पाचन होना, पाचन के बाद शरीर जब उसको अवशोषण करके उपयोग कर लेता है तो वो सारा प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर है। पोषण के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पे सभी जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। और एक होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, स्वपोषी और विषम पोषी। तो ये किस आधार पे? पोषण के आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी, विषम पोषी, याद रहेगा, स्वपोषी, विषम पोषी। ऐसे ये सारा चीज जो है हमको लगता है 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, 6 क्लास से ही स्टार्ट हुआ ये सब साइंस में, है ना। तो इसलिए इसमें उम्मीद करेंगे कि एक बार में समझ में आ जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बात करें तो ऑटोट्रोफिक कहते हैं, ऑटोट्रोफिक, और इसको हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, पीक लिखा, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ताकि आगे अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे तो वहाँ इंग्लिश मिलेगा सारा कुछ। अब इंग्लिश कभी ज़िंदगी में सुनिएगा नहीं तो वहाँ देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो रहेगा यही सब, लेकिन इंग्लिश में समझ भी नहीं आएगा। तो इंग्लिश में नाम खाली बताते चलेंगे, बाकी समझना तो खैर हिंदी इंग्लिश कोनो दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में समझ में आवल रहेगा तो इंग्लिश में भी समझ में आएगा ही। पोषण, पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग स्वपोषी, दूसरा भाग विषम पोषी। स्वपोषी कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है, खुद अपने शरीर में, वो भी है ना, अपने शरीर में। ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है और अपने शरीर में है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, तो उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा ये होगा, विषम पोषी पोषण क्या है? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जो पोषण के लिए क्या होता है? दूसरों पर आश्रित होता है, जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो सकता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, तो हम हिंदी इंग्लिश का टीचर नहीं है, वैसा स्पेलिंग को नहीं देखिएगा, नहीं तो बहुत कोई कमेंट करता है स्पेलिंग में कि सर हिरसी से होगा, दीर्घी लिख दिए थे, चाहे ताल ऐसा वाला सा लगेगा वैसा, उससे क्या मतलब है? हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, हिंदी का जो टीचर है उससे सब स्पेलिंग पूछिएगा, है ना। हम खुद नहीं आता है हिंदी, इंग्लिश भी सही से नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता, हमको साइंस और मैथ आता है खाली, ठीक है। तो साइंस और मैथ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, हिंदी इंग्लिश को समझने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। स्पेलिंग के लिए अलग सब्जेक्ट रहता है, अगर सब सब्जेक्ट साइंस में देखना रहता है स्पेलिंग सब, तो फिर हिंदी सब्जेक्ट का है बनाया जाता है, इंग्लिश का है बनाया जाता है ना। तो भाषा को भाषा में देखिएगा, यहाँ पे जो है उसको फोकस कीजिए, है ना, इधर उधर दिमाग नहीं करना है। स्वपोषी पोषण, अपना भोजन, भोज लिख दिया, भोजन है ना, अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद अपने ही शरीर में बना लेता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। और विषम पोषी पोषण, जो अपना भोजन यानी पोषण के लिए वो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, ठीक। जैसे दूसरे जीव का कौन? मानव। अब बहुत कोई कहता है अच्छा मानव यानी आदमी भी तो अपने से भोजन बनाता है, तो स्वपोषी हुआ कहता है। अपने से भोजन बनाना नहीं है, अपना शरीर में, अपने से अपना शरीर में, और अपने से मानव भोजन बनाता है। तो कहाँ चीज़ से भोजन बनाता है? कोई पेड़ पौधा से ही लाता है ना, चावल दाल वही सब को ना बनाते हैं, मांस मछली, यानी दूसरे जीवों से हम प्राप्त करते हैं भोजन। तो
कहाँ से प्राप्त हो रहा है उसको देखना है। ऐसा नहीं कि हाथ से कढ़ाई और डेगची लगा के बनाए, उसको नहीं देखना है कि हम अपने से बनाए तो हम स्वपोषी हो गए। नहीं, स्वपोषी मतलब किसी दूसरे को आश्रित नहीं, वो अपने शरीर में, जैसे अब खड़ा है यहाँ पे, यहीं पे हमारा भोजन बन जाता शरीर में, खा जाते हैं बिंदास, कहीं जाने आने की जरूरत है नहीं, तो स्वपोषी कह सकते थे। तो वैसा कहाँ होता है? पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में और कुछ जीवाणु में, है ना। तो खैर इसको अभी नहीं देखना है, पेड़ पौधा में देखना है। पेड़ पौधों में ऐसा होता है ना, पेड़ पौधा आप कभी देखे हैं कि झोला लेके बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, हैं? नहीं देखे होंगे। तो कहीं नहीं जाता, जहाँ खड़ा है खड़े है, लेकिन भी वो बढ़ रहा है, मोटा रहा है, सब कुछ हो रहा है, यानी वो कुछ तो खा रहा है, तब ना हरा भरा है, तो खा रहा है कुछ। क्या खा रहा है? तो कौन दे रहा है उसको खाने के लिए? आप तो कभी नहीं दिए होंगे कि लोग खा खा के, पानी खाली खाद दिए होंगे, तो पानी और खाद उसका खाना नहीं है। वो जो खाना उसका जो बन रहा है वो अपने शरीर में ही बना लेता है ना, इधर उधर भटकने का उसको जरूरत नहीं है, पोषण के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, वो अपने शरीर में ही जो बना लेता है भोजन, तो वह है स्वपोषण। ठीक है, तो पेड़ पौधा अपने शरीर में ही बना लेता है। कैसे बनाता है उसको डिटेल से अभी देखेंगे। जो बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है ना। और ये जो है विषमपोषी दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे मानव और अन्य जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, मानव और अन्य जीव जंतु। आ रहा बात समझ में? तो इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोषण विषम, स्वपोषी विषमपोषी, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं, आप नोट्स दे देंगे उसमें और बढ़िया से रहेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए स्वपोषी को पहले खत्म करते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी में क्या बोले? पेड़ पौधा खुद बनाता है। कैसे बनाता है? देखिए, जो बनाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, है ना। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, मतलब ये इतना काफ़ी है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए संश्लेषण की शुरुआत है। तो पेड़ पौधा, साधारण शब्दों में याद रखिएगा, पेड़ पौधा जो खुद से अपने से भोजन बना लेता है, तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या क्या प्रक्रिया है? तो पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जमीन से जड़ से पानी, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश, और उसके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्लोरोफिल, और ये सारा चीज़ को मिला करके वो अपना भोजन तैयार करता है। तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन यानी मिट्टी से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, इन सभी को लेता है, और अपने पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है, तो उन सभी चीज़ों को मिला करके और क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसका साधारण डिफिनेशन बोल रहे हैं, ये सब पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेन इसका रिएक्शन समझिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब पानी, क्लोरोफिल, देखिए ये मेन डिफिनेशन, इसको याद रखिएगा 10 क्लास में, ये मेन है। हिंदी वाला डिफिनेशन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो क्या है? देखिए पेड़ पौधा, ये सब कहाँ हो रहा है? पेड़ पौधा में क्या हो रहा है? तो पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा? तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल कहाँ से? जमीन से खींच लिया जड़ द्वारा, तो जल, ये दोनों मिला, कहाँ मिला? क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल यानी हरा पत्तों में होता है, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में। तो पत्ती और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये दोनों का उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों चीज मिल करके C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश में की उपस्थिति में
क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये निर्माण कहाँ हो रहा है? पेड़ पौधों में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही पेड़ पौधों का भोजन है ना। क्योंकि यहाँ पे भोजन का पढ़ रहे हैं, जो अपने से भोजन करता है स्वपोषी में पेड़ पौधा आता है। कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। तो प्रकाश से हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो क्या होता है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। क्या होता है? उस कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है और इसी कार्बोहाइड्रेट को पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में लेते हैं, है ना। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिएक्शन लिखने के लिए आएगा, अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया लिख देना है। डिफिनेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, समझना मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ रहा क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों मिल रहा है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बन जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट। और साथ में ऑक्सीजन भी और पानी भी बनता है ना। ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन और H2O माने जल। तो ये कार्बोहाइड्रेट बना, मेन ये कार्बोहाइड्रेट है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनता है और जल। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट उसका भोजन हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? भोजन, पेड़ पौधों का भोजन है। अब ये ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है। वो ऑक्सीजन छोड़ता है तभी तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगर वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता तो हमको कहाँ से ऑक्सीजन मिलता? तो ये ऑक्सीजन जो बन रहा है यहाँ पे, उसको वो छोड़ देता है ना। और ये जल बन रहा है, उसको भी वो छोड़ देता है। जल जो पत्ता में बन रहा है उसको भी छोड़ देता है। इसलिए देखिएगा ठंडा के दिन में खास करके पेड़ के नीचे बैठिएगा या रहिएगा तो कभी कभी एक आध बूंद पानी गिरता है। तो वो पानी क्या रहता है? ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो पानी बना है। तो अगर तापमान ज़्यादा है तो वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। अब बहुत कम पानी होता है ना, तो वाष्प बन के या तो उड़ जाता है, या बहुत कम तापमान है ठंडा के दिन में तो वो बूंद बूंद करके नीचे गिर जाता है ज़मीन में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में 3 चीज़ बनता है, एक भोजन कार्बोहाइड्रेट, एक ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन को फिर मानव या जीव जंतु सांस लेते हैं। ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन में, है ना। श्वसन में जिस ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है हमको? पेड़ पौधा से। कौन सा प्रक्रिया से वो ऑक्सीजन बन रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण का हो गया डिफिनेशन, ये रिएक्शन उसका हो गया। अब एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, समझते हैं। ये ऑक्सीजन और पानी का क्या होता है उसको और देखेंगे। ये जो निकलता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं ना। तो इसके बाद उसको देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि ऑक्सीजन और पानी भी बनता है। वो ऑक्सीजन जो बनता है उसको छोड़ देता है, उसी को तो हम सांस लेते हैं। पानी को भी वो छोड़ देता है वातावरण में, है ना, या वाष्प बन के वो उड़ जाएगा या जमीन में गिर जाएगा, है ना। तो उससे मतलब नहीं, अभी उसको वाष्पोत्सर्जन फिर से देखेंगे। फिलहाल इतना समझिए, ये प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है? ये दोनों मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिल के बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होगा तब है ना। ऐसे ही दोनों को मिलाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, है ना। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसलिए देखिएगा कोई पेड़ पौधा है जो जिसमें अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो वो ग्रोथ नहीं करता है ना। वो जिधर प्रकाश खोजते रहता है, जैसे घर में बनाइए खिड़की से कहीं पर प्रकाश आ रहा है तो उधरे वो मुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश से उसका भोजन बनता है। वो खोज रहा प्रकाश कहाँ? प्रकाश, अगर प्रकाश उसको नहीं मिला कुछ दिन तक तो वो मर जाएगा, है ना। सूर्य का प्रकाश ना मिला तो भोजन ही नहीं बन पाएगा, तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ तक देखिए पहले भी बहुत पहले से पढ़ते आए हैं 6-7 क्लास में ही। तो 10 क्लास में थोड़ा सा इससे आगे पूछेगा। क्या पूछेगा? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी कच्ची सामग्री उपयोग होता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सा है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, शॉर्ट में लिख दे रहे, आवश्यक कच्ची सामग्री किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। तो कच्ची सामग्री किसे कहते हैं? जैसे फैक्ट्री सब है, उसमें कच्चा माल आता है, उसमें बन करके कुछ अलग चीज़ बना करके वहाँ से फिर भेजा जाता है। तो जो शुरू में आता है, यानी जिस चीज़ से हम कोई चीज़ को बना रहे हैं तो वो कच्चा माल कहलाता है।
तो वही यहाँ पे जिस चीज़ से वो बन रहा है उसको कच्चा कहेंगे, और जो बन गया वो पक्का, मतलब वो उत्पादन हो गया, है ना। तो उत्पादन तो क्या हो रहा है, दिख रहा है। कच्चा माल क्या है, तो इधर जितना है सब कच्चा माल है ना, कच्चा सामग्री। तो कच्ची सामग्री पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सा है। तो पहला याद रखिएगा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में समझ में आ रहा है ना, CO2 लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। दूसरा क्या है, H2O, जल। अच्छा, कहाँ से पाता है वो भी पूछ देता है, कच्ची सामग्री क्या है और कहाँ से मिलता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है बाबू, वायुमंडल से। कहाँ से, वायुमंडल से इसको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से, है ना, वायुमंडल। H2O कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, है ना, मिट्टी से यानी जमीन से। तीसरा क्या चीज़ और है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो वो पत्तों में होता है ना, हरे पत्तों में होता है क्लोरोफिल। चौथा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है, ये तो पता है सूर्य से ही ना मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। एक क्वेश्चन ये बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, इसी में है सब, है ना आंसर, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है वो सबको भी कर दे रहे हैं। कच्ची सामग्री कौन, तो इधर जितना हो सब कच्ची सामग्री, ठीक। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहीं पे देखेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसी से हमको आंसर लाना है। ये रिएक्शन में सब कुछ है, ठीक है, ये रिएक्शन में सब कुछ है, डिफिनेशन भी इसमें है, इसमें कच्ची सामग्री भी है, और इसमें अभी जो क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं यानी इसमें क्या क्या घटना होती है वो भी है, सब कुछ इसी में है, इसी से क्वेश्चन पूछते। तो इसको अगर समझ लीजिएगा तो सब क्वेश्चन यहाँ से प्रकाश संश्लेषण का जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड, यही है मेन, है ना, इसी से सब बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटना माने दुर्घटना नहीं है ना, मैंने घटना मैंने कहाँ चीज हो रहा है। तो देखिए ना कहाँ हो रहा है, ये तो दिख रहा है, देखिए तो ये CO2 था, ये जाके इन्हें बन गया कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड था, बन गया कार्बोहाइड्रेट। एगो घटना हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया, चेंज हो गया, है एगो घटना हुआ। और क्या घटना हो रहा है, तो जो क्लोरोफिल है ना, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है पत्तों में, वो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो ये घटना हो रहा है कि वो अवशोषण कर रहा है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पा रहा है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अवशोषण अपने अंदर सोख लेता है, कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या घटना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सूर्य का प्रकाश से ये काम हो रहा है। तो सूर्य का प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा। ये किस प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। तो ये प्रकाश ऊर्जा था, ऊर्जा इधर था क्या, प्रकाश ऊर्जा यहाँ पे बदल जा रहा है, ये कौन सा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगा उसको, तो कार्बोहाइड्रेट कैसा ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा बदल जा रहा है रासायनिक ऊर्जा में। तो यही 3 मेजर घटनाएं यहाँ पे हो रही। कौन कौन सी घटना, देखिएगा पहला घटना कि क्लोरोफिल खींच रहा है किसको, सूर्य के प्रकाश को। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अपनी ओर आकर्षित अवशोषण कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। तो पहला घटना सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये एगो घटना हुआ। दूसरा घटना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया कार्बोहाइड्रेट में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये दूसरा घटना है, ठीक है। हाँ, तीसरा घटना है प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण, यानी बदल जा रहा है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो ये 3 घटना याद रखिएगा, ठीक है।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित सोख लेता है अपने अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है ना, ये तीर का निशान से लिख दिए, यानी बदल जाता है, ये इसमें बदल गया, ये इसमें, है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये एकदम शॉर्ट में कोशिश कर रहे हैं समझाने का। तो प्रकाश संश्लेषण में इतना सारा चीज याद रखिएगा। कच्ची सामग्री कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, 4 गो है कच्ची सामग्री। घटना कौन कौन सा याद रखिएगा? तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचा, पहला घटना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, दूसरा घटना। तीसरा घटना इधर प्रकाश ऊर्जा है, उधर जाके बन गया रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। तो ये 3 घटना होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे ये इतना सारा था प्रकाश संश्लेषण पर आधारित। अब देखते हैं रंध्र, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये रंध्र स्टोमेटा क्या होता है, रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है? देखिए, रंध्र माने देखिए कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। रंध्र माने छोटा सा छिद्र है, छिद्र समझ में ना, टोका, छेद, है ना। तो जो पत्तों में होता है, पत्तों में छोटा छोटा छिद्र होता है ना, पत्तों के सतह में छोटा छोटा छिद्र होता है, जो भले आपको दिखाई ना देता हो, है ना, लेकिन छोटा छोटा छिद्र होता है। वो छिद्र देखना चाहते हो तो जैसे पत्ता कोई सड़ गल जाता है, बहुत दिन का पत्ता है, तो उसमें देखिएगा कि जाली जैसा मिलेगा, है ना, जाली जैसा पूरा छेद रहता है उसमें, छिद्र। तो वो जो छिद्र होता है, तो पत्तियों के सतह में छिद्र होता है, वो छिद्र जो होता है उसी छिद्र को रंध्र कह दिया जाता है, रंध्र, है ना। छोटा छोटा जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है रंध्र में। तो पत्तियों के सतह में जो छिद्र पर है, इसमें अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? पत्तियों के सतह में, ठीक है, पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। अब रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र किसे कहते हैं वो तो समझ में आएगा। वर्क, फंक्शन इसका क्या है, काम क्या है? तो काम क्या है? तो अभी देखे थे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन और जल बन रहा था ना, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट तो भोजन है, और भोजन बना तो खाने के लिए ना बना, खा गया उसको, है ना। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बना हाइड्रोजन, उसको क्या करेगा? तो उसको निकाल देता है। तो कहाँ से निकालेगा? उसको निकालने के लिए कुछ नली उली चाहिए ना जी। जैसे हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन उपयोग में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए नाक का नली है, उससे बाहर निकाल देते हैं। तो वो भी ऑक्सीजन को निकालना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ नली चाहिए, कुछ छिद्र चाहिए। जैसे हम लोग को नाक में 2 छेद है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है। या नाक कभी जाम हो गया तो मुंह तरफ से भी निकल जाता है, क्या कि वो छिद्र मिला हुआ है नाक और मुंह से। तो क्या हो रहा है, कुछ छिद्र होना चाहिए शरीर से बाहर कोई चीज़ को निकालने के लिए, है होना चाहिए ना। तो वही चीज़ जिसमें पेड़ पौधों में ये 2 चीज़ तो बन रहा है, वो बना तो उसको निकालना है, कहाँ निकलेगा? तो यही छोटा छोटा जो छिद्र है उसी से निकलता है ना। उसी से क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन बना वो निकल जाता है, और ये जो पानी बना वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो पहला काम इसका क्या है, कार्य, पहला कार्य गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। क्यों ऐसा बोले गैसों का आदान प्रदान? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है इसी छिद्र से, और ऑक्सीजन जो बना वो ऑक्सीजन निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, वही ना होता है पेड़ पौधों में। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन देता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, छोड़ते हैं, है ना। तो गैस का आदान प्रदान हो रहा है, हम लोग में भी आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन गया, निकला कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गया निकला। उसी तरह उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन निकला। तो गैस का आदान प्रदान, आना जाना हो रहा है। तो ये आना जाना कहाँ से, यही छोटे छोटे जो छिद्र होता है उससे होता है। आए बस पहला, कोई दिक्कत नहीं है रंध्र में। पहला काम रंध्र का। दूसरा काम देखिए, दूसरा काम ये जो पानी बना उसको भी निकाल देता है। तो पानी जो निकालता है वो दूसरा काम इसी का है ना, यही छिद्र से पानी भी निकलता है। और वो जो पानी को निकालता है ना, तो उला प्रक्रिया को एगो प्रक्रिया कह देते हैं। क्या प्रक्रिया? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, हाँ, उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करना। अब ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का है, तो
तो वो जो पानी निकला ना, पानी बना, वो पानी को फेंकना, बाहर निकाल देना। पानी निकालना ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी पानी को क्या करता है, वाष्प बन के उड़ा देता है, इसलिए वाष्प है, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प बन के उड़ा देना। वाष्प बनता है, जैसे पानी को गर्म करें तो वाष्प बन के उड़ता है ना, वाष्प बन के वो उड़ जाता है। तो वही पानी, उसमें तो छोटा सा रवे करता है, एकदम एक आध बूंद रहता है ना, बहुत कम पानी रहता है। अब थोड़ा सा भी उसको तापमान मिला तो वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए पता नहीं चलता है पानी का। और बहुत ज़्यादा ठंडा का दिन है तो वाष्प बन के नहीं उड़ पाता है, क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है, तो बूंद बूंद करके गिरता है ना। तो ठंडा के दिन में इसलिए देखिएगा पेड़ पौधों से बूंद बूंद पानी गिरता है, तो वाष्प बन के नहीं उड़ पाया इसलिए। और जो वाष्प बन के उड़ जाता है वही प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। तो रंध्र का दो काम समझ में आ गया। पहला काम गैस का आदान प्रदान करना, दूसरा काम पानी जो बना है उस पानी को वाष्प बन के उड़ा देना, है ना। तो इसका अगर वाष्पोत्सर्जन का आ जाए डिफिनेशन तो क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल का निर्माण होता है उस जल को वाष्प द्वारा यानी वाष्प बना करके वायुमंडल में भेज देना, उड़ा देना, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो जो पानी बना उसको जलवाष्प के रूप में रंध्र से बाहर निकालना, है ना, रंध्र से बाहर जलवाष्प के रूप में निकाल देना वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दो काम याद रखिएगा। पहला काम गैस आदान प्रदान, दूसरा काम पानी फेंकना, पानी को वाष्प बन के उड़ा देना, है, उड़ा देना। जा खत्म कहानी इसका, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण और ये रंध्र में। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आज थोड़ा सा लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए कल थोड़ा सा और अच्छे से सेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतने देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये अभी तक जो पढ़े वो था स्वपोषण के बारे में पढ़े, है ना। प्रकाश संश्लेषण ये पेड़ पौधों में होता है, स्वपोषी जो अपना भोजन खुद ही बनाता है। अब स्वपोषी खत्म, इतने पढ़ना है स्वपोषी में। वो आप विषम पोषी देखेंगे, विषम पोषी यानी जो दूसरे पे आश्रित है। तो विषम पोषी 3 प्रकार का होता है, वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। और उसमें अमीबा में पोषण भी हो जाएगा अगले वीडियो में, है ना। अमीबा में पोषण भी हो जाएगा। उसके बाद मानव में पोषण देखेंगे, मानव में पोषण, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।